पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी हुई है। इन्होंने पूरा दुनिया सर उठा ली। या इनका लीगल मिस्टेक होता है या पॉलिटिकल मिस्टेक होता है। भारत के तमाम झूठों को इसमें बेनकाब किया गया है। पाकिस्तान की यूथ परेशान रही है। कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप दहशतगर्द करार। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। बलूचिस्तान हुकूमत का अमरीकी फैसले का खैर मकदम, कहा फैसले का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला आ गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की सजा। 5 कम उम्र मुलजमान को अदालत ने बरी कर दिया। PTI का सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब में कल से नई बारिशों की पेश गोई। PDM पंजाब ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। खित्ता पुठवार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में डू और डाई की सूरत हाल। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आखिरी मार्का आज होगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। प्लेइंग 11 में रद्द-बदल का इम्कान। जीत के लिए कौमी टीम कौन सी नई हिकमत अमली अपनाएंगे, प्रोग्राम में बात होगी। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, फ्रांसीसी हुकूमत का पाकिस्तानी अखबार फरोश अली अकबर को आला सिविल एजाजी अवार्ड देने का फैसला। 7 दहाइयों से अखबार फरोश को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जानिए आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर रख ले। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। आज सुबह का आगाज ही बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी हुई है। वो ऐसे कि अमेरिका की जानिब से कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। बिल्कुल, अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है और BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट फिर गवादर एयरपोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। और इसके अलावा भी 2025 में जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, जिसे हाईजैक किया गया, जिसमें 31 अफराद के कत्ल का बाद में उन्होंने एतराफ़ किया, तो बलूचिस्तान हुकूमत ने जो अमरीका का ये फैसला आया है, इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को जाता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल भी किया। यानी एक तरफ तो सादिया आप सोचें कि पाकिस्तान की इतनी पजीरा हो रही है मौक़िफ़ की, और दूसरी जानिब ये खबर और इन जैसी दीगर खबरों से पड़ोस में इस वक्त क्या आग लगी होगी, जिन्होंने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया ना, ये सारी चीज़ों के पीछे भारत था। तो ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का दाग धोने की नाकाम कोशिशों में भारत है मसरूफ, और अब भारतीय एयर चीफ के बयान पर उन्हीं के अपनों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी, मुमताज़ भारतीय दिफाई तज्जियाकार हैं प्रवीण साहनी, और भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तान के जो तैयारी गिराने का उनका आया था एक दावा, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय एयर चीफ अपने दावे के हक में कोई सबूत भी तो पेश करें, खाली बातों से क्या ही होगा। एब्सोल्युटली। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सवालात ही सवालात हैं, और अब सवालात जो हैं उनके तज्जियाकार उठा रहे हैं, उनके साफी भी उठा रहे हैं। बाय द वे, जिस प्रोग्राम में प्रवीण साहनी थे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के, उसके एंकर और बहुत ही क्रेडिबल इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इंडियन जर्नलिस्ट के वाले से लफ्ज़ क्रेडिबल इस्तेमाल करते हुए आजकल बहुत मुख्तात जो है वो तरीका अपनाना पड़ता है। बट और आपको पता है, यू कैन काउंट देम, यू कैन जस्ट बेयरली काउंट देम। तो करण थापर उन्होंने भी अब कुछ सवालात उठाए, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ना उनकी फ़िज़ाइया सबूत पेश कर रही है,
ना पूरी दुनिया के अखबारात उनकी तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप तो कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए भारत के। और इसमें एक और चीज़ सादिया बहुत जो माने खेज थी वो ये कि आगे चल के जो दोनों लोग हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जी? क्योंकि इंतखाबात आने जा रहे हैं और कल हमने उसका मतलब कि इतना ब्लेटेंट किस्म की वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कल उनके जो ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रियंका को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब पे ज़रा हम जो सूरत हाल बन रही है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिफायत ज़ैगार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर शुरुआत ज़रा हम करते हैं क्योंकि हमने इंडिया पे तो करनी है बात, बट लेट्स टॉक अबाउट द थिंग जो कि हमें रात में खबर आई है। BLA और मजीद ब्रिगेड उनको दहशतगर्द करार दिया गया है और अमेरिका की जानिब से कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की। देखिए ये फैसल ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने 2019 में इनके लिए लिखा था कि जी BLA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और अभी तो खास तौर पे अब क्योंकि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज ऑलरेडी इन USA और वहाँ जाहिर है कि उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में पेंटागन में मुलाकात हुई है और वहाँ पे उन्होंने दोबारा ये नुक्ता बताया कि हाउ मच इंडिया इज यूजिंग दिस प्रॉक्सीज, कितना हिंदुस्तान कितने फारिज कि वो कितना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है। एंड दिस इज द टाइम when Americans are listening for Pakistan point of view. Pakistan is become the regional stabilizer. India is isolated. इसलिए उन्होंने इस नुक्ते को समझा है और इमीडिएटली उन्होंने BLA को और इसके साथ जो इसके एक जैली ऑर्गेनाइजेशन है मजीद ब्रिगेड, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए। इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन ये है कि अब इनको जो सपोर्ट करेगा वो भी उसी जमरे में आ जाएगा। जैसे नेशनल सिक्योरिटी इंडिया का अजीत डोभाल इनको सपोर्ट करता है, इनको चला रहा है, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहा है, तो आइंदा अगर ये करेगा तो ही विल आल्सो बिकम द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट पर्संस। इस पर ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे, ये अमेरिका नहीं जा सकेगा, ये कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकेगा। इसी तरह नरेंद्र मोदी ज्यादा पहले इसके ऊपर भी ट्रैवल बैन लगा हुआ था। सेकंड, इनको आप कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी करेगा वो इस मुल्क करेगा, तो जैसे इंडिया है ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, ये शामिल हो जाएगा। अब जब इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, फंडिंग नहीं मिलेगी, मीन कि अपनी मौत खुद मार जाएंगे। और बाकी रही थी कसर हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन होंगे, हो रहे हैं, कंटिन्यूस होते रहते हैं, उसके अंदर आप बलूचिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। इसी तरह बलूची यकजहती आपने कौंसिल देखी है जिसमें मारन बलोच है, उसको भी बहुत बड़ा स्टॉप, वो भी इंडियन इनको सपोर्ट करते हैं। अंतरिम अब देखेंगे उसके ऊपर भी बैन लगेगा। लाइकवाइज अगर अब जो TTP है उस पर तो पहले ही काफी तैयारी हो चुकी हुई है, लगा हुआ है, तो उसको भी आप ये नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। इवन टू एन एक्सटेंट आप अमेरिकन सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट पे डिवाइस, इनकी चीजें भी दी हैं ताकि मैचिंग वेपन ही हमारे पास हो, तो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गई हैं, तो उससे बहुत बेहतर होगा। और आई थिंक ये उन्होंने मेहनत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने अंत तक मेहनत करके इनको डिक्लेयर करवाया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली, और ये टाइज पाकिस्तान के लिए और खुद अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। बट ऑन द अदर हैंड ज़रा भारत में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। उनके एयर चीफ की जानिब से एक बयान आया कि जी हमने तो फ़लाँ तैयारे मारी है। कल उनके एक दफ़ाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहब ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने कोई तैयारे गिराए थे तो उसका एविडेंस दे दे, कम से कम उनके नाम ही बता दें। तो उनको अंदरूनी तौर पर खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एंड नाउ दे हैव कम टू दिस कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही ये बात की थी कि कर दें कॉल ट्रंप को, क्यों नहीं करते आप, करें बात उनसे कि क्यों हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, क्यों टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद टैरिफ के बारे में तो ट्रंप को कॉल नहीं की, अलबत्ता राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि एक मज़गा खेज बात है कि 3 महीने से ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ को या इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ये उनको अगर गिराए होते तो ये शोरम इन्होंने पूरा दुनिया सर उठा ले जी। आपको याद है इन्होंने इवन जब स्टार्ट किया था ऑपरेशन ये जरूर इन्होंने कहा हमने पाकिस्तान का एक F-16 जहाज गिरा लिया और उसका पायलट पकड़ लिया। वो पायलट किधर गया, जहाज किधर गया, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि आपके पास इन्वेंट्री है, हमारे पास इन्वेंट्री है तमाम जहाजों की, आप इंडिपेंडेंटली किसी मुल्क को बुला लें,
उनके मैन्युफैक्चरर को बुला लें, कहना आके ग्राउंड चेक कर लें कि इन्वेंटरी के मुताबिक किसके जहाज कम है और किसके पूरे जहाज है। इससे ज्यादा और क्या बात हो। और ना किसी दुनिया के न्यूज़पेपर ने या मीडिया ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के दुनिया के पास है उससे, या वो जो कंपनीज बनाती है जहाज उन्होंने कुछ बात की, किसी अखबार ने खबर नहीं दी है। ना आपने ये बताया कि मेकर टाइप कौन सा जहाज आपने गिराए हैं, कहाँ गिराए हैं, कोई आपने उसकी वीडियो दिखाई, ऑडियो दिखाई, कोई उसका वो आपने डेब्रिज दिखाई। आई मीन एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये बात कर रहे हैं तो उसकी जो कमांड में पायलट्स हैं, ट्रुप्स हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हमारा चीफ कितना झूठ बोल रहा है। इमेजिन करें, ये इनके लिए आम बात बन गई है। प्रॉब्लम ये कि इट इज कॉमन विद देम टू टेरराइज दे, इसीलिए दुनिया ने इनकी बात सुननी छोड़ दी है। नाउ दे लिसन टू पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ फिल्म आसिम मुनीर की बात को सुनते। सेकंड टाइम उन्होंने इन्वाइट किया। दे रियलाइज कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट है विद बैटल हार्ट एंड प्रोफेशनल आर्मी, जो हमने प्रूफ किया कि बहुत पूरी कौम को इकट्ठा भी कर लिया। तो ये दुनिया ने रियलाइज किया कि यस, पाकिस्तान वाकई अब इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, बहुत लड़ाका फौज है एंड दे कैन डिलीवर। इसलिए इन अमेरिकन की थिंकिंग चेंज हुई है। और फिर जो झूठ बोल रहे हैं बार बार कि नहीं डी-एस्केलेशन ट्रम्प नहीं करे, ट्रम्प 33 दफा कह चुके हैं, 33 टाइम्स वो इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, जूता मारा है कि डोंट टेल इट, आई हैव डन इट। फिर उसने ये कहा कि पाकिस्तान ने इनके 5 से 6 जहाज भी गिराए। ये भी वो जान के वो सुना रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, बट इनको शर्म नहीं आती। दैट्स द बेसिक। अच्छा, इसमें हारिस साहब कड़ियाँ जोड़ने की अगर हम कोशिश करें, मलेशिया में जाके गालिबन इनके सीडीएस थे, उन्होंने जाके एक्सेप्ट कर लिया था कि जी हाँ हमारे जहाज़ गिरे हैं। यस, उनके डिफेंस अटैची ने भी कहा, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद उनके मुतादिद जो अफसरान थे जो रिटायर्ड भी थे, हु वाज सेन, नॉट लाइक जनरल चीनी बख्शी, तो जो जहाँ सैनिटी प्रिवेल कर रही थी उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमारा बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ। फिर उनकी पार्लियामेंट से लेकर उनके आम आवाम तक उनसे सवाल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम बात दो चीज़ें, एक तो द टाइमिंग, ऑब्वियसली इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन इतने भोंडे तरीके से आपने अपनी मिलिट्री को पॉलिटिसाइज कर लिया, एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये जो इनके एयर चीफ मार्शल साहब आए और उन्होंने वो एक मज़ाहिया किस्म की प्रेस ब्रीफिंग की और वो चले गए। उसके बाद सर निकलता है एक हैंड आउट, एक प्रेस रिलीज़ भी निकलती, वो भी आप तक पहुँची होगी। जो चीफ साहब फरमा रहे थे वो प्रेस रिलीज में कहीं भी नहीं था, उसमें कहीं मेंशन ही नहीं था कि जहाज गिरे तो ये गिरे तो वो गिरे। सो एब्सोल्यूट टर्मोइल है इस वक्त हमारे पड़ोस में। इस वक्त इंडिया में जो उनका सिस्टम है ना, उसमें पैरालिसिस है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। इतनी खिफत, इतनी हजीमत, इतनी शर्मिंदगी, इतनी इनकी फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल प्रूफ हुआ है, और फौज में और हुकूमत में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और अवाम में इतनी बेइज्जती हुई है। इतना वॉर सीए लेकर गए और समुंदर की झाग की तरह 6 घंटे में घुटने टेक दिए कि खुदा के लिए पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान हमारे पर ऐसे मिसाइल फायर करे कि कोई आसमानी आफत आ गई है, हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम हो गया है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, हमें इन्होंने हैक कर लिया है, इन्होंने साइबर में लाके हमारा पूरा कोर, इनके चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग थी कोर कमांडर की, वो हमने हैक कर ली, वी वर लिसनिंग एवरीथिंग। इमेजिन करेगा। तो ये तो बिल्कुल दे वर टोटली लॉस्ट। ये उस वक्त हम इनसे कुछ भी कर सकते हैं, बट वी नेवर वांटेड एस्केलेशन। हमने जो अपना काम करना था कर लिया, और ये वांट किया कि सेकंड मिशन लॉन्चर अभी डीजीएसपी ने कहा है कि हम ईस्ट में कलकत्ता साइड पर जितनी आपकी इंडस्ट्री है ना, उसको तबाह करके रखें। डोंट डू एनीथिंग, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो हिम्मत नहीं है, वो आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का आपको पता नहीं है, साइबर आपके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए बेहतर ये आपको खेल नहीं है, आप आराम से बैठें और अपना हुकूमत चलें जो आप नहीं चला सकते। मैं फैसले एक बार बता दूं, साल के अंदर 6 महीने में देखें, इसी नरेंद्र मोदी को यही अवाम उठाएंगे, इसको गुजरात के रेलवे स्टेशन जाके खोखा लगा के देंगे कि यहाँ पर चाय बेचो, जहाँ से तुम बेचा लेंगे। एब्सोल्युटली। और पिछली दफ़ा जो हुकूमत आई ऑलरेडी खासी बटी हुई आई,
अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए मोदी। इस दफ़ा आस पास से सारी आवाज़ें आ रही, इवन RSS के जो हेड्स हैं वो भी उन्हें कह रहे हैं कि यूर ओवर एज, नॉट रेडी फॉर अनदर इलेक्शन। बट डू यू थिंक कि मोदी अगर कुछ भी चाहते हैं अगले इलेक्शन के लिए तो उनको जीत मिल भी सकती है, और इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग? जो राहुल गांधी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये तो धांधली करके आए हैं पिछले इलेक्शन में। उन्होंने ये एक तो बिहार इलेक्शन में बुरी तरह हारेगा, याद है इन्होंने नारा लगाया था आपकी बात 400 पार, ना वो 400 ले सके, ना सिंपल मेजोरिटी ले सके, कोलिशन बनानी पड़ गई। और अभी हर इलेक्शन से पहले ये इसी तरह स्टेट ड्रामा करते हैं। अब इस वक्त ये स्टेट ड्रामा नहीं चलेगा। फिर अभी इन्होंने महादेव में भी देखा ना, एक और नया श्रीनगर में किया, 3 लोगों को बेचारे सीधे हमारे पाकिस्तानी कश्मीरियों को उठा के अरेस्ट किया हुआ था, उनको ला के इंकाउंटर मार दिया, शोक किया दीजिए, उधर से पहलगाम वाली हमें मार दी मंदिर। ये इस तरह के ऐसे जब भोंडे बातें करते हैं, यकीन करें कि इनको खुद भी शर्म नहीं आती। राइफलों की बैरल के अंदर कपड़ा डाला हुआ, मतलब ये है कि वो वहाँ से बुलेट फायर ही नहीं हुई और पॉइंट ब्लैंक से मारे जब, तो आपको जो एक्सप्लोसिव होता है ना, वो स्किन जल जाती है, वो निशान पड़ेंगे उनके जूतों के ऊपर, उनके बिल्कुल शाइनिंग कपड़े, साफ कपड़े पहने हैं, शेप की हुई है। तो इस तरह की ये बातें करती हैं। और फिर उसके बाद आप राहुल गांधी ने बताया कि जी ये कोई करोड़ों की तादाद में जो इन्होंने वोटर के लिए ज्यादा डाले हैं, मरे लोगों की लिस्टें बनाई हुई हैं, मुसलमानों को नाम निकाले हुए, हर दफा डरा डरा के 11 के बंदे जो वो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफा ये नहीं होगा, और इसलिए उसको अरेस्ट किया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि ये ज्यादा शोर मचा रही बात नहीं करें। बट अब आवाम समझ गए, अब इनका सूरज गरूब हो चुका है कि वी हैव टू डू। All right, absolutely. बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब फॉर योर टाइम दैट दिस अर्ली मॉर्निंग, और आपके तज्ज़िये से हमें तो बहुत फ़ायदा, और आई एम श्योर दूसरी जानिब बड़ी आग लगी होगी जहाँ लगा करती है आग। एनीवेज, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस फैसल? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सियासी नाश्ता, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, बैक बहुत ही शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि नाश्ता तैयार था ना गर्मा। जी 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 जी। सियासी नाश्ते में जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर में थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियाँ जलाने के मुकदमात का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात से फ्री कर दिया है, वो हो गए हैं बरी, और आर्या हमजा, सनम जावेद 5 साल की सज़ा भुगतेंगी, और 5 इसके अलावा कम उम्र मुलजमान भी 6 जिनको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। एंड इसके अलावा अदालती फैसले को मुस्तरद करते हैं, फैसले को चैलेंज किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट PTI हैज़ टू से। असद कैसर ने यह कहा है कि अदालत ने जो उनके जानिब से हुक्म आया है, फैसले लगते हैं जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा, गलत फैसले किए जाते हैं। दिस वाज PTI's पॉइंट ऑफ व्यूज आफ्टर यस्टरडेज वर्डिक्ट जो कि सामने आया। इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर कानून एडवोकेट हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। व्हाट डू यू थिंक कि अब PTI के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, वो उसको फाइट बैक कर सकती है, कैसे कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया फैसल बहुत बहुत मुबारक जो है। मैं सिर्फ 1 मिनट जो है वो आपको लेके चलूंगा, चूंकि आपके प्रोग्राम की कंटिन्यूटी जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी। क्योंकि एक और बहुत अच्छी जो है न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि वो कोर्ट ऑफ परमानेंट आर्बिट्रेशन हेग के अंदर बैठी है, उसने ये तय किया है और उसने अपना अवार्ड इशू किया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको यूनिलैटरली जो है वो इंडिया सस्पेंड भी नहीं कर सकता, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर राइट है, और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता, और पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव यूज जो है वो है कि इन 3 दरियाओं का पानी जिस तरह मर्जी जो है वो इसको इस्तेमाल करे, चाहे एग्रीकल्चर के लिए या हाइड्रो के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसके अंदर ये है कि जो इंडिया एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा था उसको हेल्ड इन अबेंस का, और जिसका पाकिस्तान की हुकूमत ने जवाब दिया कि आर्टिकल 51 के नीचे हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी अवेलेबल है, और 1969 का जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंदर भी आप इस तरह का एग्रीमेंट अगर ट्रीटी साइन हुआ हो जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक हो तो यूनिलैटरली आप इसको नहीं कर सकते। और इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो एक मैंडेटरी आर्टिकल 11 है।
तो मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली जहाँ पे पाकिस्तान को बड़ी सक्सेसेस आ रही है, जिसमें 2 पॉइंट्स आगे आपने जिक्र किया, तो तीसरा ये ऐड कर लेते हैं, तो इससे भी जो इंडियन डिप्लोमेसी है या इंडियन माइंडसेट है, उसको बहुत बड़ा जो है वो एक सेटबैक मिलेगा। अब दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि लीगल ऑप्शन के अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस तरह का भी एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है जुडिशरी के खिलाफ या जजेस के खिलाफ, वो आपको उसकी एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, और वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको चाहे पीटीआई ऑपोजिशन के अंदर हो या पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर हो, दोनों सूरतों में नजर आती है। और स्पेशली इसका जो क्लाइमेक्स है वो आपको नजर आएगा 2013 या 14 से जब धरने वाला प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उससे जो है कि जिस तरह एक एजुकेशन पॉलिटिक्स को उसको स्टार्ट किया गया, फिर जुडिशरी को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट के अंदर आके, और फिर जब गवर्नमेंट से निकले तो जो भी फैसला आता है, चूंकि वहां के ऊपर किसी न किसी जगह या इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक होता है या इनका लीगल मिस्टेक होता है या पॉलिटिकल मिस्टेक होता है, तो उसको फिर थोपा जाता है आप कोर्ट्स के ऊपर या जजेस के ऊपर। अभी भी आप ये देखें कि 2.25 साल लगे हैं इन सारे प्रोसेस के अंदर जो है कि 9 मई जो है वो पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा, मीडिया में आया, उसकी एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है कि किस तरह ऑर्गेनाइज होके पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की फौज के इदारों को या पाकिस्तान के फौज के ऑफिस को या इंस्टॉलेशंस को या उसके बाद आपके जो शोहदा हैं इनके मॉन्यूमेंट्स को किस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, और 4-5 घंटे के अंदर जो है 1 बजे से लेके 5 बजे तक मॉब जो है उसको मोबिलाइज किया गया, इकट्ठा किया गया और मूव ऑन किया गया कि जो आपके GHQ है या कोर कमांडर है या ISI का ऑफिस है या पेशावर है या मर्दान है, तो या आपकी सरगोदा या मियांवाली के अंदर आपकी एयर बेस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ना स्पॉन्टेनियस है, ना इसके अंदर इनोसेंस है, ना इसके अंदर इंडिविजुअल एक्ट्स है, बल्कि ये एक कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान और उसके बाद एक इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन है। अब उसने लॉ ने अपना रास्ता लेना है कि अगर आप लॉ की वायलेशंस करते हैं और उसके अंदर आपका आर्मी एक्ट भी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है, उसके बाद पीनल कोड भी है और आपका एंटी टेररिज्म एक्ट भी है। पहले ये नैरेटिव बनाया गया कि इन एहसान साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे देख रहे हैं, हमें ये तो नज़र आ रहा है असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हमें जुडिशरी से अभी भी बहुत उम्मीद है, हम उन्हें उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले वक्त में आगे जाके अपने केसेस को फाइल करेंगे, मज़ीद इस पर अपीलें करेंगे और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हमें इंसाफ अदालतों से चाहिए। ये सारी बातें तो कर रहे हैं फैसल, बट आई वंडर इफ़ दैट ऑप्शन इज़ ओपन फॉर देम इवन इफ़ दे गो टू कोर्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस दैट दे हैव बीन एबल टू प्रोवाइड अभी तक जितने भी केसेस में आगे बढ़ाए हैं। अब उसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि विद इन द रैंक्स चीज़ों को लेके हम आहंगी नहीं है ना। जो बैरिस्टर गौहर हैं एक दिन आते हैं वो एक पॉलिसी देते हैं, देन अंदर से ही कोई लीडर निकल के एक डिफरेंट पॉलिसी दे देता है। गो एंड वॉच इन खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पे इस वक्त जो PTI लीडरशिप में चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों या बाकी हों, उनमें एक हम आहंगी नज़र नहीं आती है। सो और उसमें फिर खुद बानी PTI या उनकी जो बहनें हैं उनकी जानिब से क्या रोल अदा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो बाकी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तब का शिकार हो जाती है। It makes them more confused। एक सियासी जमात में बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होनी चाहिए कि पता होना चाहिए लोगों को ये फैसला कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है और किसका जो है वो इस पे फाइनल वर्डिक्ट। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं। हाफिज साहब अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। एंड सादिया वाज आस्किंग कि भाई अब आगे क्या होने जा रहा है, बिकॉज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि देयर आर कानूनी ऑप्शन, जैसे कि आपने कहा दैट्स इट, बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टच द पॉलिटिकल साइड ऑफ द थिंग, तो उसमें एक तो इनके आपस में रैंक्स में हम आहंगी नज़र नहीं आती, विच मीन्स कि मज़ीद इंतशार इन अंदरूनी यानी देयर इज़ गोइंग टू बी मज़ीद अंदरूनी इंतशार, विच मीन्स कि वो फिर बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। देखिए फैसल, एक तो बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है कि इनकी किसी भी पॉलिटिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंसी जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। आप अगर आप देख लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है
उसको आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर स्ट्राइक डाउन किया जाता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिलान किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट से ये खुद बाहर निकलते हैं 2 प्रोविंसेस के अंदर जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, और फिर सारा ब्लंडर जो है, ये सारी अपनी चीजें जो हैं वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे और कोर्ट्स पे डाला जाता है। अभी भी आप इस चीज के अंदर देखें कि ये एक आपको एक एविडेंट चीज सामने आई है, अब इसका एक कॉन्सिक्वेंस है और वो कॉन्सिक्वेंस कन्विक्शन है। और उस कन्विक्शन के अंदर जो है आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस इनके हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 63H जो है कि अगर 2 या 2 साल से ज्यादा है तो आप उसको जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपको सेंटेंस आती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिया और फिर आपने देखा कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल आउट के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया गया, या उसके बाद ये है कि जजेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि जी पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब आप देखें कि जब आपके खिलाफ एक केस आया है, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको इससे डिस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मॉब की सूरत के अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है लॉलेसनेस क्रिएट करे। और बुनियादी तौर पे जो एजेंडा नजर आता है वो ये है कि अगर आप इस माइंड फ्रेम के अंदर जाएं या इस पैटर्न के ऊपर जाएं, तो अगर पाकिस्तान के फौज के इदारे टारगेट है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर अनरेस्ट है करने की एक अटेम्प्ट है और फौज के अंदर एक म्यूटिनी या प्रोवोक करने की एक सिचुएशन है कि लॉलेसनेस आए और उससे हम पॉलिटिकल एडवांटेजेस लेके आए। और इसी तरह आप ये देखें कि जो भी नैरेटिव आता है, कभी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का नैरेटिव आए या इंडिया पाकिस्तान की वॉर आए या उसके बाद 370 वाला 5 अगस्त वाला आए या अभी 14 अगस्त वाला है, तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को एज ए सेंसिबल पार्टी के तौर पे बिहेव करना चाहिए, लीगल कोर्स के अंदर आना चाहिए, डायलॉग के अंदर आना चाहिए, पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, बाय इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए और जो अपनी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स हैं उनको अपने पैरामीटर्स के अंदर एक कोहेसिव स्ट्रेटजी के साथ करें ना। अभी आप देखें कि 2019 से लेके 2025 तक आज तक ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको नहीं करवा सकते। और जितना भी आज पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी जो कि दीगर पार्टीज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही हो कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, विरासत की सियासत की जा रही है, पर उसके लिए बड़ा आता है कि जो बेसिक है द इंट्रा पार्टी इलेक्शन वहाँ से ही आगाज़ करे और तमाम लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपने हक़ के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत भी सकें और फिर पॉलिटिकली भी अपना पार्ट प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। विद दैट वी हैव टू टेक अ लिटिल बिट ब्रेक। हम अपनी कॉफ़ी सिप करेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट कैसे करते हैं, करिए एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद एंड लेट्स टॉक अबाउट जो एक तहलका खेज किस्म की बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की सीरीज़ हो रही है। वी विश के पाकिस्तान अब तक ये सीरीज़ जीत चुका होता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक कमज़ोर टीम के साथ खेलें और उस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग ना बनाएं? एक्चुअली कैसा हो सकता है? देखिए, ये भी एक टैलेंट है कि किसी भी कमज़ोर टीम के अगेंस्ट सीरीज़ खेलना, फिर उसको पैसा वसूल बनाना। नॉट एवरीबडी कैन डू दिस फैसल, यू नीड टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट दिस टैलेंट। हाँ ना, तो जो हमारा टैलेंट है ज़रा थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द ब्लू पाकिस्तान के पास बहुत दिनों बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जिस पे हम डिपेंड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हसन नवाज़ की, लेकिन खुदा का वास्ता दरख्वास्त है कि भाई उसको सही हाथों में रखिएगा, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह से दूर रखिएगा उसको। तो आज का मैच क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग विद बाबर, एक उन्होंने इनिंग्स खेली, दूसरे में ही इज़ गॉन, एंड क्या हमें अब्दुल्ला शफीक के साथ ही जाना चाहिए इन द ओपनिंग स्लॉट? इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद ओपनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस, द बाबर आजम। बाबर आए हैं, बहुत अरसे बाद आए हैं और पहली इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, ऑल्दो के उनके साथ वो जो स्टिग्मा है खब्बे का, वो खब्बा स्टिग्मा ने उनको फिर से आउट किया। in the second match he just got out just like that. So what are your expectations today from Babar? देखें, बाबर आजम ऑब्वियसली जिस वक्त पाकिस्तान टीम में नहीं थे, आपको पता है इस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स भी थे, बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया कि क्या बाबर आजम का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान टीम, खास करके ओडीआई की बात करें चाहे T20 की बात करें। यहाँ तक लोगों ने कहा कि शायद उनको सिर्फ टेस्ट स्क्वाड के लिए यहाँ तक जो सा वो मुख्तस कर दिया जाए। स्ट्राइक रेट वाला मामला मुझे पता है कि ये बहुत अरसे से बात हो रही है कि स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन हमारे पास होने चाहिए जिसमें
आने वाले अगर फ्यूचर की बात करूं तो बाबर आजम और रिजवान पर बहुत बड़ा एक सवाल आपको पता लोग उठाते हैं कि शायद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो ऑब्वियसली वो मंजे हुए प्लेयर हैं, पता लगता है कि उन्होंने जहां पर स्कोर भी किया। मुझे पता है पिछले मैच के अंदर 30 इनिंग्स के बाद पहली दफा कि वो बिना खाता खोले हुए वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरीके का अगर पहले मैच की बात करूं जब उन्होंने 45-46 स्कोर किया था, तो आप देखें तो बाबर आजम की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट आपको नजर आती थी कि बल्ले को बैट को अगर आप देख लें तो क्लोज टू द बॉडी वो ज्यादा अपना बॉल को खेल रहे थे, तो थोड़ा सा वो नजर आ रहा था कि अपने आप को इम्प्रोवाइज किया बाबर आजम ने, और जिस पोजीशन पे इस वक्त वो खेल रहे हैं वो पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में भी है कि वहां पर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो दुनिया के होते हैं वो खेलते हैं, जहां पर उसने आपने कहीं ना कहीं ओपनिंग डिपार्टमेंट को भी अपने संभालना है और जाके मिड ऑर्डर को भी संभालना है, क्योंकि जो मसला हमारा पाकिस्तान टीम का हमेशा आपको पता है मिड ऑर्डर के अंदर है, क्योंकि मिड ऑर्डर में डॉट बॉल डिलीवरीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि डॉट बॉल डिलीवरीज का हमारा मसला रहा है, तो रोटेट द स्ट्राइक की बात करें, डॉट बॉल डिलीवरीज की बात करें, वही पुराना जो इशू हमारा चलता हुआ रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि 1 मिनट के लिए भी कैमरा लगता है या कुछ सेकंड के लिए भी लगता है, कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट बाबर आजम की है, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन वो जो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, जो अभी भी एक लेफ्ट आर्म अगर बॉलर की बात करूं तो उनका जो वो बैट एंड पैड का जो गैप है लेफ्ट आर्म के आगे, वो अभी भी आर्क जो बनता है वो नजर आपको आ रहा है। लेकिन देखें आज तीसरा मैच है, किस तरीके से पाकिस्तान हिकमत अमली बनाती, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस सेंस में था कि सुफियान मुकीम ने परफॉर्म करके आपको दिया, आपने उसको बेंच पे किस लिए बिठाया, मुझे समझ में नहीं आया कि कप्तानी आखिर आपकी क्या थी, आपका सेंस क्या थी कि उसको बाहर बिठाने की। दूसरा देखिए एक अच्छी बात है कि आपके पास इस वक्त ओपनर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, ओपनर्स आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन ये बुरी बात भी है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर्स नहीं है। नहीं ओपनिंग देखिए, अच्छा अवैस भाई आपने जब बात छेड़ी दी है तो चले हम सीधी बात कर लेते हैं। एक तो ये कि आपके पास साइम अयूब है, अब साइम का मसला ये आ रहा है कि वो स्टार्ट एंड स्टॉप वाली चीज़ हो रही है उनके साथ। इन सम डेज इट्स अ स्पार्कलिंग इनिंग, सम डे इट्स नॉट। इज इट बिकॉज के आप उनको अब ओडीआई में भी 10 ओवर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे? नो यू कैन नॉट, कैन यू? देखिए मैंने कहा ना ओपनर एक चीज है कि अगर थोड़ा सा अर्से पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान ओपनिंग स्लॉट के अंदर ढूंढ रहा था कि प्लेयर्स कौन से होने चाहिए। अब आपके पास सेट पेयर ऑफ बैट्समैन भी हैं, बेंच लाइनअप पे भी प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन साइम की जो आपने बात की, साइम आपको पता है इंजरी के बाद वापस आ रहा है, लेकिन उसका स्कोर पैचेस के अंदर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानगी ये थी कि शायद बहुत से लोग इस चीज को एग्री भी करते हैं कि साहिबजादा फरहान की अगर बात करूं कि बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हैं, 4 से 5 सोच कर चुका है सीजन के अंदर वो लड़का। उस लड़के को आखिरकार यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता है सनोकर, उसने परफॉर्म करके भी आपको दिया है। साइम अयूब की बात करें, मुझे पता है जब आप ये कहते हैं कि यू नो अवैस द प्रॉब्लम इज कि आप उसे कहाँ किस ऑर्डर पर लेकर आएंगे। हैविंग सेड कि हर कोई ओपनर है आपके पास, एवरीबडी इन योर टीम इज फरहान, या मैं साहबजादा फरहान की बात कर रही हूँ। मैं आप छोड़े अवैस भाई इसका क्या जवाब देंगे, मैं आपको जवाब दे देता हूँ अवैस भाई की इजाज़त से। अब्दुल्ला शफीक की जगह, आई मीन ठीक है अब्दुल्ला शफीक बहुत बुकिश प्लेयर हैं, बड़े किताबी प्लेयर हैं, बट वो नहीं क्लिक कर पा रहे ना। लेट्स ट्राई। अगर आपने T20 में ट्राई किया है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज और लॉर्डर हिल वाली दोनों मुश्किल पिचेस पे साहिबजादा फरहान हैज परफॉर्म, तो दे दे उसको ओडीआई। व्हाट्स द कबाहत इन दैट? और देखिए अब्दुल्ला शफीक, हम आसान अल्फाज में हम कभी बैठी ही बात करते हैं कि वो ऐसा एक प्लेयर है कि सामने का खड़ा नेट के अंदर आके वो अगर एक होता है ना कि नया लड़का आके नेट करता है तो उसका जो स्टांस है, उसका बैटिंग स्टाइल है, बंदा कहता है बस टेक्स्ट बुक शॉट है, क्लिक है भाई, टीम के अंदर डाल दो। लेकिन आपकी राइटली पॉइंट एक चीज है कि अब्दुल्ला शफीक वैसे अगर आप देखो तो एक अच्छा प्लेयर है, उसका स्टाइल भी है, सारा कुछ है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है। फिर मैं बात कर रहा हूँ और ये क्रिकेट की बात होती है, जब बात आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की करते हो, आजकल जो कोचेज हैं खास करके माइक एस्मैन की बात करूँ, ये ज्यादातर वो कोचेज हैं जो कि you can have the technique but you always need consistency because टीम को जीतने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वैसा बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम दिस अर्ली इन द वेरी वंडरफुल टू टॉक टू यू अबाउट क्रिकेट। और यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे बात। ये बस एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, उम्मीद है आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। ओके तो सादिया, 14 अगस्त जो है वो बिल्कुल करीब करीब है, और जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि
इस बार जश्न आज़ादी मनाने का मजा ही दो बाला हो गया है actually. 2 वाला 3 वाला 6 वाला हो गया है 6 तो मुल्क भर में मार्का हक की शानदार कामयाबी के बाद जहां आवाम पुरजोश है, वही कल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की लॉन्चिंग की गई, जिसके जो मुसन्निफीन थे वो मुर्तज़ा सोलंगी और अहमद हसन अल अरबी ने इस किताब को तहरीर किया है। बिल्कुल, और तहलका खेज इंकशाफात इसमें सामने आए हैं। भारत के तमाम झूठों को इसमें बेनकाब किया गया है और जो 6 और 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारतीय फ़िज़ाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि साइबर हमले भी किए, और साइबर हमले इतने ताकतवर थे कि तमाम भारतीय जो एयर बेसिस हैं उनकी बिजली भी मुनक़ता हो गई। और इस तरह के तमाम सीक्वेंस को उन्होंने अपनी किताब में जो है वो दर्ज किया है। तो किताब के वन ऑफ द मुसन्निफ अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और हमारी तरफ से सबसे पहले तो किताब की लॉन्चिंग पे मुबारकबाद कबूल कीजिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू फॉर एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग इट। यस, क्योंकि हमारे पास से इस तरह की चीज़ें, आप पीछे चले जाएं 48, 65, 71, हम अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट शायद नहीं इतने अच्छे से करते थे जितना अच्छा नैरेटिव वो पड़ोस बनाता था, बट नाउ पीपल लाइक यू आर मेकिंग दिस नैरेटिव, सो प्लीज़ टॉक अस थ्रू द बुक। कितने अरसे में मुकम्मल की और क्या क्या इसमें हमें मिल सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज किताब के बारे में बेसिकली आपको याद होगा कि 22 अप्रैल के बाद से ये शुरू हो गया था मामला, जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसमें हम लोग मैं भी और सोलंगी साहब भी, हम लोग मीडिया पे काफी एक्टिव थे। वो मिनट टू मिनट जो डेवलपमेंट हो रही। जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, प्लीज गो ऑन, वी आर लिसनिंग टू यू। जी, तो ये मुर्तजा सोलंगी साहब और मैं भी, हम लोग काफी एक्टिव थे मीडिया पे, कि जो पहलगाम के बाद जो हम वॉर को कवर कर रहे थे मिनट टू मिनट डेवलपमेंट के साथ। तो वो तो उसी वक्त से हम लोग वी वर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, वो क्योंकि अपनी रिसर्च के लिए भी जरूरी होती है और टेलीविजन पे अपीयरेंसेस के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो वो तो प्रैक्टिकली हम उन इवेंट्स को तो कवर करते चले जाते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन इस किताब के ऊपर बाकायदा तौर पे द आइडिया ऑफ अ बुक ऑफ वॉर जर्नल, उसको वो सारे को प्रैक्टिकली उसके लिए हमने 13 और 14 मई से काम करना शुरू किया था। तो हाफ ऑफ आवर वर्क वाज ऑलरेडी डन, जो पहलगाम के बाद वो सारा हुआ था। फिर उसके बाद हमने कुछ मीटिंग्स वगैरह करके और इंफॉर्मेशन गैदर की और उसको हमने कंपाइल किया। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये किताब लिख रहे थे तो हमें आइडिया था इस बात का कि दुनिया में इंटरनेशनल ऑडियंस के अंदर बहुत ज्यादा एक डिमांड है, एक नीड है टू अंडरस्टैंड, टू नो व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द सीन ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में। तो वहां पे फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम ये तो बता रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस माइंडसेट को भी टारगेट करना है, उस माइंडसेट को भी दुनिया के सामने लेके आना है जिसने बेसिकली ये सारा ड्रामा पहलगाम का कोरियोग्राफ किया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, जिसने पूरे खित्ते को एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे ले गया। वो माइंडसेट क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, अखंड भारत क्या है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के साथ साथ पूरी दुनिया को इस माइंडसेट के बारे में भी पता चलना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर इस वजह से हमारा थोड़ा सा डिले हुआ। इसमें हमने इन सारे चैप्टर्स को ऐड किया, इनके हिस्टोरिकल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ऐड किया ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन सके और इसको इस तरीके से बनाया जाए कि आने वाले दौर में दुनिया में जितनी भी जंगें होंगी या होनी है तो वहां पे लोगों को, कौमों को पता हो कि अगर आपने कोई सबूत देना है जंग के अंदर अपनी विक्ट्री का तो वो किस तरीके से देना है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की भी ये एक, मतलब ठीक है जंग में तो हमारी जीत थी, स्ट्रेटेजिक जीत भी थी ये पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो वॉर स्ट्रैटेजी आई एम श्योर उसको रहती दुनिया तक कई दहाइयों तक मेरे ख्याल में तमाम जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर सिखाया भी जाएगा, एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। But do you think that it is the right time or have we come to that level? I mean like एक आपकी किताब है, I am wondering इसके अलावा और कितनी डॉक्यूमेंटेशंस है हमारी तरफ से, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या लिटरल सूरत में हो, वो सामने आई है। Have we really understood कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, उस नैरेटिव को जो पाकिस्तान का है, जो पीस लविंग नैरेटिव है, where पाकिस्तान wants to have good relations with neighbors, but at the same time आप उसे for granted भी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान ने जो ग्राउंड के ऊपर किया है भारत के साथ, जो हमने मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जो अपनी मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट किया है पूरी दुनिया के सामने, वो दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट कैन नॉट बी चेंज एंड इट हैज इट ओन इम्पैक्ट। अभी उसने पूरी दुनिया के अंदर जब पॉलिटिकल चेंजेस लेके आया है तो इंफॉर्मेशन डोमेन में भी वो बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आएगा। और
इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का नैरेटिव इस वक्त स्ट्रेंथेंड नैरेटिव है। आप देखें, जब पाकिस्तान ने मार्का हक और बुनियानुल महसूस किया तो उसके बाद इंडिया ने एक कमेटी बनाई कि पूरी दुनिया में जाओ और इंडिया का नैरेटिव फिक्स करो, जिसके जो हेड था वो शशि थरूर था और वो सारा कुछ। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया में पजीराई उसको मिल रही थी, पाकिस्तान का स्ट्रेंथेंड था, तो इसी वजह से इंडिया को मजबूरी में बनानी पड़ी। तो पाकिस्तान का नैरेटिव अभी भी स्ट्रांग है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय ट्रूथ एंड इट इज बैक्ड बाय हार्ड पावर। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट पावर करके दिखाई है। तो आई थिंक इसके साथ साथ जो हमारी भी एफर्ट्स हैं और भी लोग जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो उसी हार्ड पावर की में जो हमें लिवरेज या जो हमें स्पेस लेके दी है पूरी दुनिया के अंदर, उसी के अंदर हम बिल्डअप कर रहे हैं। और जो भी ये काम करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको इस काम की इज्जत देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तो एनवायरनमेंट दुनिया की ऐसी है कि पाकिस्तान को तो इज्जत मिल रही है। अब पाकिस्तान के हक में जो भी चीज लिखी जाएगी या बनाई जाएगी, कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, उसको दुनिया में इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी। अहमद, आपकी किताब इतने ज़बरदस्त मौके पे आई है और उसमें मुर्तज़ा साहब भी, उनको भी क्रेडिट जाता है। इतने ज़बरदस्त टाइमिंग है बिकॉज 2 दिन पहले ही वो जो एक और मज़ाक़ खेज़ बयान छोड़ा है भारत ने, मैं चाहूँगा उस पे भी लगे हाथों आपसे बात हो जाए। जो उन्होंने अब फाइनली 3 महीने बाद उन्हें याद आ गया, लाइक आप लोगों ने इस पूरे अरसे में माशाल्लाह से किताब लिख डाली और उनको अब याद आया है कि अरे हमने तो 5 के 6 जहाज़ गिराए थे, और फाइनली उनको याद आया और उनके अपने साथी अब उनको डीबंक भी कर रहे हैं। सो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए कि आप तक भी वो चीज़ें पहुँची होंगी। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, बात यही है कि इंडिया आपको पैनिक नजर आ रहा है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब आप वॉर गेमिंग करते हैं, जब आप जंग की पिछले 20 साल से 10-15 साल से जंग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने जब वॉर गेमिंग की थी इंडिया ने, तो उस वक्त इन्होंने नॉर्मल जो आर्मीज होती हैं जब वो वॉर गेमिंग करती हैं तो वो अपनी जीत का भी प्लान करती हैं, अपनी हार का भी प्लान करती हैं। इन्होंने प्लान ही नहीं किया था कि अगर इनको पाकिस्तान से मार पड़ी तो ये क्या करेंगे। इस वजह से इनकी स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन है बहुत ज्यादा। इनके जो तैयारे गिरे हैं उसके बाद से ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। इवन इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इन्होंने तो हम पर ही हमला कर दिया। फिर इनके फॉरेन मिनिस्टर ने जाके कहा इट वाज वेरी अनफेयर ऑफ पाकिस्तान टू अटैक अस। तो ये इस तरह का माइंडसेट है, इनको समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इस हार को कैसे डील करना है। हर रोज, लिटरली हर रोज हम सुबह उठते हैं तो इंडिया के खिलाफ कोई खबर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर फिर टॉक शोज होते हैं, टेलीविजन शोज होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली इंडिया का मजाक बन रहा है। सो दे रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। और बाकी जो एयरफोर्स के चीफ वाली बात है, ये मतलब आई डोंट नो, इट वाज अ सुसाइड अटैक ऑन इंडियन, मतलब उनके चीफ ने अपनी ही एयरफोर्स की रेपुटेशन के ऊपर सुसाइड अटैक किया है कि 3 महीने बाद इनको याद आ गया कि हमारे इतने तैयारे गिरे हैं और वो इतने गिरे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे वो जो S-400 है उसने तैयारे सारे गिराए हैं। तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इट कुड बी पैनिक। देखें, ये जो इसकी टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान हमारी तरफ से ये बुक लॉन्च हो रही थी, तो इस पे जो खालिस्तानी आइडियोलॉग हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। फिर वो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा सबूत हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने क्या किया। तो वो जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी सरदार हैं, एक वो भी फैक्टर है। दूसरा जो मेन रीजन है वो मुझे ये लगता है कि आई थिंक इंडिया इज प्लानिंग अनदर मिसचीफ, और उस चक्कर में जो इन्होंने क्या कहते हैं राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया है और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो टाइमिंग है। फिर इनके आर्मी चीफ की भी एक स्टेटमेंट आई है कि हम किसी भी टाइम दोबारा जंग शुरू हो सकती है। तो आई थिंक देयर इज अ लार्जर मेथड एट प्ले हियर, और इंडिया माइट बी प्लानिंग अ मिसचीफ। सितंबर अक्टूबर के मंथ्स वैसे बहुत क्रिटिकल होते हैं इंडिया पाकिस्तान के वॉर सिनेरियो को लेके। सो इट कुड बी अनदर नॉब इन द जो लार्जर मशीन है, इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है, उसमें एक और ये छोटा सा एक फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स पैनिक में दे रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत इमेज सैल्वेज करने के लिए कि इससे पहले ये एक और मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करें। थैंक यू सो वेरी मच हसन फॉर योर टाइम। और मैं तब इसी से दिलासा दे रहा है अपनी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को, कि जी हम कुछ और करेंगे, हम इससे बड़ा करेंगे, बिकॉज इससे पहले तो जो उन्होंने किया था उनसे कुछ बन नहीं पाया। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो यूथ की पॉपुलेशन है, द यूथ बल्ज, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए। 60-65% यूथ बल्ज है हमारा। ये एक नई सोच है, ये एक नया जज्बा है।
द यूथ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आर वी एक्सप्लॉइटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इट्स मैक्स? बिकॉज एक और खतरा भी है, दैट इज ब्रेन ड्रेन, जो कि होता चला जा रहा है, इतने अरसे से होता चला जा रहा है। तो जी, वर्ल्ड यूथ डे जो है उसके मौके पे हम ज़रा बात कर लेते हैं कि हम अपनी नौजवान जो फोर्स है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और बाय द वे हम सारे खैर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट हम 35 अबव के लपेटे में आ चुके हैं। सो सी हम सारे 35 प्लस की, 36 प्लस की, थैंक यू 37 प्लस की लपेट में आ चुके हैं, इसलिए मैंने बात नहीं की ना। सी आई एम सो हम्बल। सो हम जो है वो दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं। हमारे ऊपर वाली जनरेशन तो दुनिया को बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़रे से देख रही है, बट आप यूथ, आप इस दुनिया को कैसे देख रहे हैं, और क्या आप जैसे देख रहे हैं हम उसी तरह आपसे अलाइन है या नहीं? नहीं है एक्चुअली, दैट इज द व्हाट वर्ल्ड हैज टू ऑफर टू द यूथ के पास बहुत ज़्यादा ज़ील है, उनके पास नई सोच है, उनके पास नए तरीके हैं, उनको आगे बढ़ना है। वो पुराने तरीकों को छोड़ आए हैं जिनको शायद हमारी जनरेशन लेकर आगे चल रही थी। लेकिन इस सोसाइटी के पास, इस कल्चर के पास, इस वक्त इस दुनिया के पास उस यूथ को ऑफर करने के लिए क्या है, इन सारे मामला पर बात करते हैं। उमैर जालियावाला मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सुबह हमें ज्वाइन किया, और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे इस बारे में बात करके। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि हम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो यूथ है उसके बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में यूथ है। आई मीन लाइक हम बार बार ये बोलते हैं यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है, इस विंडो को हमने इस्तेमाल करना है, इसको बेस्ट हमने एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है ये मुझे समझना है। जी, पाकिस्तान की यूथ परेशान रही है, और पाकिस्तान की यूथ फील करती है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जलसे वाले आके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नारा, उसकी आवाज़, उसका सोशल मीडिया। जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसमें यूथ खुद नहीं नज़र आता, उसमें वही पुराने चेहरे आ जाते हैं। फिर ये कि मजहबी जमातें यंग एज पे उन्हें पकड़ लेती हैं, उनके दिमाग में अजीब ख्यालात डाल देती हैं जो कि उन्हें बाद में पता चलता है कि दीन नहीं है। और उसमें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। फिर यूथ कहती है कि तालीमी निज़ाम आउटडेटेड है, वो सिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि दुनिया में इस्तेमाल नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो मैसर नहीं है। फिर यूथ कहता है खेलने के लिए मैदान नहीं। तो यूथ के बड़े सवालात हैं और वो बड़ी एक्सप्लॉइटेड फील करती है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम पूरी की पूरी बड़ी दबी हुई है और उसमें नौजवान 60% हैं, और जवानी के वक्त में तो आप ज़्यादा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक एक्टिविज़म होता है, आप चीज़ें चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं। तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवान बहुत डिसइल्यूजन्ड है। उसने एक उम्मीद लगाई सियासी, वो उम्मीद नाकाम हो गई, मुल्क बिल्कुल डूबने वाला हो गया, लेकिन फिर बच गया। तो एक बड़ा मुश्किल सफ़र रहा है इस जनरेशन के लिए। अच्छा, अब इसमें उमर, एक तो आपने आज शुरुआत में ही जो है ना, जो पॉलिटिकल वाला मिसाइल दागा है, वी डोंट टॉक अबाउट इट, ठीक है। हम यूथ की बात करते हैं, हम कहते हैं बेरोज़गारी है, हम कहते हैं जी बेहरा रवि है। यू हैव पॉइंटेड आउट सच अ डेलिकेट पॉइंट, एंड लेट मी पॉन्डर ऑन इट नाउ। जब हम माजरत के साथ अपने कॉलेजेस में जब बच्चा दाखिला लेने जा रहा है, हम उससे एक हलफनामा भरवाएंगे जिसमें ये लाइन होती है कि मैं किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लेगा वो? वाई? हम इन्हीं खानवादों को आता हुआ देखते रहेंगे, या फिर हम इस यूथ को प्रैक्टिकली काम करता हुआ देखेंगे इन द DMCs, इन द टाउन्स, इन द म्यूनिसिपल्स, इन द पार्लियामेंट, इन द प्रोविंशियल असेंबलीज? तो हम इस मामले में तो बहुत ही दूर है ना, जब हमने उसकी जड़ ही उखाड़ दी। और मैं इससे आगे नहीं जा रहा कि जी क्यों पाबंदी है तलबा तंजीमों पर एंड ऑल दैट, वो एक अलग चैप्टर है, बट हमने अपनी यूथ को जब इससे दूर कर दिया, हमने कितना बड़ा नुकसान किया है उनके साथ और अपने साथ भी। जी, अब बहुत मैंने इसके बारे में गुफ्तगू सुनी है और बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जब ऐसा था उस वक्त तो कैंपस पे तालीम नहीं होती थी, उस वक्त तो कैंपस बंद करा दिए जाते थे। तो यूथ बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए, लेकिन साथ रूल ऑफ लॉ तो हो, साथ कानून तो हो, जो कि इस छोटी से कैंपस की सियासत लगा के बड़े हो जाते हैं और फिर उनको कोई, आपको पता है, पकड़ने वाला नहीं मिलता और फिर बड़ों को और बड़ों का सहारा मिल जाता है। तो लेकिन नौजवान ने क्या मिस कर दिया? नौजवान ने पॉलिटिकल शऊर मिस कर दिया।
नौजवान सिर्फ नारे लगा सकता है, उसको समझ नहीं है कि इलेक्शन कैसे होता है, मंशूर कैसे दिया जाता है अपने आपकी कैंपस पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं पता जी बच्चों को इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद अपनी हुकूमत कायम कैसे रखी जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट बॉडी जब कैंपस पे वही चीज करती है जो कि रियासत पे होता है, तो आपकी एक सिमुलेशन है और आपको उसमें सच झूठ उसमें देखे हमने ये तो कदगन लगा दी कि जी ठीक है आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जिस डर की वजह से आप ये लगाई थी कि जी वहाँ तालीम नहीं होती, वो अब भी नहीं हो रही। आप तालीम को अब भी फ़रोग नहीं दे पा रहे। अब भी आप जाके यूनिवर्सिटी के बच्चों से जाके पूछे गवर्नमेंट लेवल पर, हाल बुरा है, टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, वही रट्टाफिकेशन चल रही है, बच्चों के दिमाग कहाँ खोल रहे हैं। राइट, यू आर राइट अबाउट द मेथोडोलॉजी, ये उसमें अंदाज पुराना है, लेकिन मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर कैंपसेस जिन पे ये मसला था कि वो बंद हो जाते थे, उनके टीचर्स डरे हुए होते थे और खास वो नहीं होता, अब ज्यादातर जगहों पे नहीं होता, बहुत कम गिने चुने कुछ इदारे हैं। अब एक आधा तो ऐसा है जिसमें इजाजत है, जिसकी बार बार किस्से भी आ जाते हैं इस्लामाबाद के, और बाकी ऐसे हैं जिसमें उसके लेफ्ट ओवर्स हैं, यानी वो बाहर के सियासी निज़ाम के बच्चे हैं जो कि कैंपस पे वो सियासत या वो ताकत लेकर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे अब ऐसा नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि हमने कैंपस को नौजवानों के लिए मज़ेदार नहीं बनाया। एक तो हमने उसमें एक बड़ी खास तरह की शरीयत बनाई हुई है इस मुल्क में, जो कि हम हर जगह नाफिज करते हैं, और ज़्यादातर नौजवान उससे इत्तेफाक नहीं करता। ज़्यादातर नौजवान क्या, ज़्यादातर मुसलमान दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं करती। तो ये एक एबनॉर्मल तरीका है नौजवानों को रेस करने का। फिर जब वो कैंपस पे जाते हैं तो वो बड़े हो जाएं तब भी वो बड़े नहीं होते। कुछ कैंपसेस उनको यूनिफॉर्म में बांध के रखते हैं, कुछ कैंपसेस एक एक डिटेल बताते हैं क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते। कुछ कैंपसेस में तो ये तक हुआ है कि खातीन और मेल स्टूडेंट्स में 12-12 इंच का फासला होगा, ये तक भी हो सकता है विद नोटिफिकेशन। इनको असल में काम करना चाहिए था अपनी क्लासेस पे, इनको काम करना चाहिए था उन सड़े हुए उस्तादों पे जिन्होंने दिहाइयों वही चीजें चलाई हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता, जिससे किसी के अंदर तब्दीली नहीं आती, जो वो सब्जेक्ट करने के बाद भी आपको एक यूनिवर्सिटी की वो वीडियो याद होगी कुछ दिन पहले की, जिसमें उस बच्चे के वालिद हयात नहीं है और वो लैपटॉप नहीं लाया और उसको एक प्रोफेसर जो है वो किस तरह से उससे तजलील कर रहे हैं, उसकी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको। मैं तो ये कहती हूँ कि एक ही प्रोफेशन ऐसा है जो जनरेशन्स को ट्रीट करता है, जो जिनका जनरेशन से राबता होता है, वो होती है आपके एजुकेटर्स। बेसिकली वो आपका उस्ताद होता है, उसने 1 साल बाद एक और को पढ़ाना है, 1 साल बाद एक और को पढ़ाना है। इस लेवल के आपके असातिज़ा इस दौर में अगर मौजूद हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं अपनी यंग जनरेशन। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में उस्ताद बनना कौन चाहता है। कोई बहुत गिने चुने लोग हैं जो शौक से ये काम करते हैं, बस वो जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो उस्ताद बन जाता है। कह रही है, वरना ज्यादातर तो वो लोग हैं जो कहीं और फिट ना हो पाए, हल्का रास्ता ढूंढना चाहें, या खवातीन जिनको ससुराल कुछ और करने की इजाजत ना दें, तो तालीमी निज़ाम समझ आ जाता है और उसका वक्त सूट कर जाता है। सॉरी आई एम कटिंग यू, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे मुख्तसर आपसे जानना है कि अब यूथ क्या करे। जनाब, यूथ के पास आज के दौर में बहुत ताकत है, यूथ ने उसको देख लिया है, यूथ ने उस पावर को इस्तेमाल करके दिखाया है। डिजिटल उनकी दुनिया है और उन्होंने ही हमें दिखाई है और उससे कमा के दिखाया है, उससे सीख के दिखाया है। उस दुनिया के टूल्स बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब ये तमाम मसाइल उनके लिए पीछे रह जाएंगे, माँ सिवाय सियासत के और कुछ और चीज़ों के जो रियासत से जुड़े हुए हैं। बाकी तमाम यूथ अब शिकायत छोड़ें, आपके पास भरपूर टूल्स हैं और अच्छे काम करें। और हीरो हमेशा बुरी जगहों से निकलते हैं, मुश्किल चैलेंजेस फेस करके निकलते हैं, और जब पाकिस्तानी यूथ खड़ा होता है तो बहुत और को भी मोटिवेट करता है। तो आई विश यंग पीपल अ ग्रेट करियर अहेड, एंड पाकिस्तान माशाल्लाह तब्दील हो रहा है और नौजवान बिल्कुल दिल ना हारें और लग के काम करें। थैंक यू सो मच उमैर भाई, एज ऑलवेज द मोटिवेशन फ्रॉम द वीकर। बहुत शुक्रिया आपका। तो जहाँ एक तरफ, और पता है इस साल का जो थीम था ना सादिया, वो थीम था कि जी मोबिलाइजिंग यूथ टू अटेन द SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन यूथ को जब आप अपलिफ्ट ही नहीं करेंगे, वो क्या सस्टेन करेगा, क्या डेवलपमेंट लाएगा, क्या गोल अचीव करेगा। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
The clock is ticking and the clock is ticking for 14th August. एक एक करके काउंटडाउन हो गया है शुरू, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं आगे, हमें थोड़ी जश्न आज़ादी की तैयारियां 2.5 दिन से भी कम का वक्त रह गया। हाँ, सो 1.5 दिन। Have you seen already चरागा सड़कों के ऊपर, already lights yet or not? कुछ डेकोरेशंस तो मुकामी इंतज़ामिया कर रही है कराची में, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या क्या हो रहा है, और कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे नुमाइंदगान भी गए। तो मरियम, सबसे पहले आपके पास आते हैं, इस वक्त आप कहाँ पे हैं और कराची में कैसे सेलिब्रेशंस की तैयारियाँ की जा रही हैं? 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं है। इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, इस दफ़ा मौरका हक मनाया जा रहा है, बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद इस दफ़ा नौजवानों के और पाकिस्तानियों के जो जज्बे हैं वो कितने बुलंद हैं? आज मैं आया हूँ अपने दफ्तर को सजाने के लिए, झंडियाँ और जो भी लवाजमात हैं, ताकि वो दफ्तर को खूबसूरत बनाया जाए, अंदर से भी और बाहर से भी। आखिरी 2 दिन इंशाल्लाह हम चरागा भी करेंगे। हर शख्स की कोशिश है कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ जो है यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाई जाए और अपने घरों को शानदार अंदाज में सजाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मरियम। काशान, ये बताएं आप इस वक्त कौन से बाज़ार में मौजूद हैं, वहाँ कैसी रौनकें हैं 14 अगस्त के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी मार्का हैक और जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी के दिन को शान शान अंदाज में मनाने के लिए मुख्तलिफ मार्केट का रुख कर लिया है। मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करूँ परचम गली से, यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई कपड़े खरीद रहा है तो कोई सब दिलाली परचम की खरीदारी में मसरूफ़ है। इस टाइम में शहरी मेरा मौजूद है जिन्होंने सबसे बड़ा परचम यहाँ पर परचेज करा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, जो आपने झंडा लिया है सबसे लाली परचम, कितने फिट का है और क्या है इसका जरा बताइएगा? ये 16 बाई 10 का झंडा है, ठीक है, और ये हमने अपनी घर की छत पे लगाने के लिए खरीदा है, ठीक है। ये छोटे भाई को शौक पड़ा था ज़रा सा, तो इसको दिलाना है चाचू के साथ। चलिए भाई, आप बताएं कैसे तैयारियां चल रही हैं? ठीक, सही तैयारी चल रही है। अभी परचम आपने कहाँ लगाना है, घर पे लगाएंगे या बस अपनी गाड़ी पे लगाना है आपने? घर पे लगाएंगे। चले भाई, इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं आज़ादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, अभी किस तरह सेलिब्रेट चल रही हैं? अभी मैंने बलून दिलवा दिए हैं, सूट दिलवा दिए हैं, अभी झंडा लिया है, उसके अलावा इनको 2 झंडे और चाहिए बड़े। और देख रहे हैं आप हमें मार्केट विजिट भी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी आए, अभी तो मैंने झंडा ले लिया है, ये माशाल्लाह से 10 बाई 16 साइज का, बाकी और झंडे लेने हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी जो है आज़ादी के ड्रेस की खरीदारी में, सब सिलाली परचम की खरीदारी में मसरूफ़ है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज सुबह होते ही जो है उन्होंने मार्केट्स का रुख कर लिया है। ये इस टाइम पर होलसेल की मार्केट है कराची की, परचम गली, यहाँ पर शहरी मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और यहाँ से होलसेल रेट में बैजेस लेके, फ्लैक्स लेके अपने जो है वो इलाकों की जानिब जाते हैं और वहाँ पर भी फ़रोग करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार जो है जश्न आज़ादी और मार्का हक के दिन को शान शान अंदाज में बनाने के लिए शहरी भी पुरजोश है और शहरों की बड़ी तादाद मार्केट में, झंडे भी, चरागा भी और बच्चों के बाजे भी। नहीं, ये सही नहीं है, प्लीज़ खुदा का वास्ता है। आप जो है वो पता नहीं किसको जगाने की कोशिश करते हैं ये लोग, इतनी तेज तेज बाजे बजाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दिन होता है जब बच्चों ने ये बजाना होता है। सो ये देख लें आप, और इनका मैं ये तो नहीं कहूँगा एड्रेस, लेकिन इनके इलाके में पहुँचे फ़ौरन से और वहां जाके एक ही दिन, अलाउ होना चाहिए। नहीं, एक ही अलाउ होना चाहिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, अलाउ है ना, तो जाएं इनके इलाके में और जाके, हाँ भाई, सारे बच्चे मेरे घर पे आ जाओ, आई विल डिस्ट्रीब्यूट यू फ्राइज एंड जूसेस एज वेल, और जितना बाजा बजाना है बजा रहा हूं। आई डोंट हैव एनी इशू। शादिया, ये मैं करवा दूंगा। आई डोंट माइंड, ये मैं करवा दूंगा। फैसल, आई डोंट माइंड। नाजरीन, चैलेंज कबूल किया जाता है, लेकिन चले हम दोबारा से आते हैं अपनी सेलिब्रेशंस पे और फैसलाबाद आपको लिए चलते हैं। गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है। गुलाम दस्तगीर, कराची वाले तो बहुत पुरजोश हैं और बहुत पाँ बाजे भी बजा रहे हैं, फैसलाबाद में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मिल्लो जोशो जज्बा के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारियां चल रही हैं। हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर शहरी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, अपनी पसंद की मुख्तलिफ अशियाँ, झंडे, झंडियाँ, बैजेस जो हैं, और इसके अलावा मीनार पाकिस्तान और दीगर जो मुख्तलिफ इमारतें हैं उनके नक्श जो हैं वो लेके जा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या ख़रीद रहे हैं, क्या क्या बच्चों के लिए ख़रीदा है और प्लान क्या है इस बार जश्न आज़ादी मनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, पहली तो बात यह है कि परसों अल्लाह और उसके रसूल का रोज़ा रसूल देख के मैं उम्र की शहादत हासिल करके पाकिस्तान वापस आया हूँ, तो कुछ तबरक़ात लेने थे
रिश्तेदारों के लिए। तो हमने सोचा कि 14 अगस्त है, आज़ादी पाकिस्तान है, तो बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, तो कुछ झंडे ले। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, इस बार तो मिली जोश जज्बा ज़्यादा नहीं है, भरपूर अंदाज से, मज़ीद अच्छे अंदाज से मनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम पाक में थे, काफ़ी इंडियन लोगों से मुलाकात हुई, तो हम तो खुश हैं ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं वो भी इस बात पे बहुत खुश हैं। क्या क्या ख़रीद रहे हैं, क्या क्या पसंद किया? बच्चों के लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं और झंडे ले रहे हैं, तो इसी तरह बैज ले रहे हैं। बिल्कुल, हर किसी का अपना अंदाज है। जी, तो फैसलाबाद में तैयारियां चल रही हैं किस तरह, ये जानी हमने अपने नुमाइंदे से। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जहाँ पाकिस्तानी खुश हैं, पुरजोश हैं, बहुत से पाकिस्तानी नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है सादिया, और वो ये कि जैसे जैसे दुनिया आगे तरक्की करती जाती है, कुछ चीज़ों का साथ पीछे छूटता जाता है। रेडियो का साथ कहीं पीछे छूट गया, बुक्स का साथ पीछे छूट गया, इसी पेपर तरह बुक्स। हाँ, और इसी तरह अखबारात जो हैं वो भी शायद कहीं पीछे रह गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस सनत को ज़िंदा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर उसमें उनकी पजीराई भी हो रही है। तो जहाँ टीवी, इंटरनेट, अखबार की सनत को रोक सा दिया है, वहीं आज भी मुल्क के टूलर्स में अखबार पढ़ने वाले मौजूद हैं, और हम आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इस मुल्क के टूलर्स में तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में, यानी कि फ़्रांस में उन्हें आला सिविल एजाज़ी अवार्ड इसलिए नवाजा जाएगा क्योंकि अली अकबर जो हैं वो 5 दहाइयों से 5 डेकेड यस, वो फ्रांस की सड़कों पे जो है वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से सरकारी सतह पर उन्होंने जिस तरह से इस कल्चर को बहाल रखा है टू रीड द न्यूज़, बिकॉज जब आप फ्रांस जाते हैं, आप पेरिस जाते हैं, तो छोटे छोटे कैफ़ेज़ में आपको लोग 2 या 3 की सीट्स पर मिलेंगे ऐसे, जो बैठ कर अखबार पढ़ रहे हैं, एंजॉइंग देयर ओन कंपनी। तो इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए उनको ऑनर किया गया है। अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, इट्स एक्चुअली आवर ऑनर कि हम आपको वेलकम कर रहे हैं अपने शो पर। आपको सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया है, नामजद किया गया है। मुझे बताइएगा, ये आपकी खिदमत और फिर आपका ये सफ़र और ये एजाज़ आपके लिए कैसा है? नहीं, ये हाँ बिल्कुल, जो आपने ये सवाल किया इसका जवाब ये है कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े अवार्ड से मुझे नवाजा जा रहा है, जबकि मैं तो एक अखबार सोच हूँ, गली में अखबारें बेचता हूँ, तो और ये काम मैं तकरीबन 53 साल से कर रहा हूँ फ्रांस में। और फ्रेंच गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ने इसमें फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया कि देखिए यार, इस बंदे ने, ये पुतनी स्टील मैन है, इतने सालों से काम कर रहा है, तो अब जबकि ये काम ख़त्म हो चुका है, अभी तक लगा हुआ है, जबकि ये डिजिटल की वजह से ये काम ख़त्म हो चुका है, आपको पता है ना। जी, उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को खींच रहा हूँ, लेकिन इसकी कुछ वजूहत भी हो सकती है, क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वाह, वैसे तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन ये काम कुछ पैसे बन जाते हैं इसमें, लेकिन तकरीबन ख़त्म हो गए। अली अकबर साहब, वैसे तो यूरोप के ख्वाब ना सभी देखते हैं, मगर आपने यहाँ पे रहते हुए इस काम को ही क्यों चुना, और आप वहाँ कब और कैसे पहुँचे थे? देखेंगे, हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है। मेरी एक डेस्टिनी थी, क्योंकि मैंने मुल्क छोड़ा, ये सारी मेरी किताब में मेंशन है, तो इंशाल्लाह वो उर्दू में भी अभी पब्लिश हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। तो मैंने ये सारी किताब में लिखा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बड़ी इसकी बैक स्टोरी है। तो अब ये मैंने काम इसलिए शुरू, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, मेरे पास ना कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है। मैंने तो ज़ुबान भी, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, उर्दू, किसी टीचर ने मुझे सिखा दी थी लिखनी पढ़नी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं घर के अंदर आई वाज द एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली, है जी। तो वो मैंने फिर ये ठान ली थी कि ये मैंने एक मिशन बना लिया था, ये मेरा ड्रीम था, सबसे पहला ड्रीम तो था कि जब मैं मुल्क छोड़ूं, क्योंकि पाकिस्तान में मैं काम करता था जिन लोगों के पास, अब मैं उनको इसमें नामजद नहीं करूँगा, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनका मैं मुलाजिम भी रहा हूँ। तो एनीवे,
तो वहाँ पे तो मुझे पता था कि कोई आपकी मदद नहीं करता, ना करेगा। तो मैंने भीख तो नहीं मांग रहा था, सिर्फ ये कुछ उधार ही कर रहा था ना, कुछ पैसे कह रहा था कि ये अब थोड़ा सा ये प्लॉट है, ये मुझे दे दें और आधी जो है मैं ये पेमेंट अभी कर देता हूँ, आधी पेमेंट मैं बाद में तनख्वाह में से काटते रहा। उन्होंने इनकार कर दिया। 2000 उसकी कीमत थी, ₹1 उस प्लॉट की, छोटे से प्लॉट। एनीवे, ये लंबी चौड़ी कहानी है पीछे। तो मैंने भारत फिर ये ठान ली थी कि यार यहाँ पे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा इस मुल्क में। तो मेरा ये ख्वाब, जो खूबसूरत ख्वाब था, ये था ख्वाब कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊँ। हम टूटे फूटे कोठड़े में रहते थे, तो वहाँ से फिर मैंने इनको निकालना था, एक अच्छी इन्वायरमेंट देनी थी। तो मैंने ये ठान ली थी कि यार मैं एक सबसे बड़ा भी था, तो जब देख रहा था मैं अपनी माँ को, अपनी ग्रैंड मदर को, शी इज सफरिंग इन अ मिजरी, इन अ पॉवर्टी, तो मैंने क्या, इसके लिए अब कुछ करना है, इनके लिए मैंने कुछ करना है। तो अब मैंने अब पूरे पाकिस्तान की तो गुर्बत मैं दूर कर नहीं सकता था, पर इतना ज़रूर करता, मैंने कहा इतने बड़े ख़ानदान को ना, उसको मैंने अब पाला पोसा उनके लिए किया। छोटी सी उम्र में मैंने मुल्क छोड़ दिया, फिर मैंने अपने बहन भाइयों के लिए एक अच्छा घर बनाया, फिर उनकी स्कूलिंग करवाई। ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपकी पाकिस्तान की स्ट्रगल हो गई, फिर आप यहाँ आ गए। अखबार फरोशी ये कोई बहुत बड़ा ज़रिया माश नहीं है, उसकी अपने चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं। आपकी स्ट्रगल्स क्या रहेंगे? मैंने बचपन से ही ये छोटी मोटी काम, बर्तन धोने, घास बेच देनी, काट के, छलियाँ भून के बेच देना, तो मेरी ख्वाहिश ही है बचपन से अपनी माँ की खिदमत करूँ। तो मैं वहीं से शुरू हो गया था, पाकिस्तान से ही अपनी माँ को पैसे ला के देने, घर में कुछ गर्म पानी का हिमाम ला के रख देना, ताकि बहन भाई गर्म पानी से सुबह सर्दी में मुँह धोते थे। तो इस किस्म के वो मैं छोटे चीज़ें मैं अपने घर के लिए सजाता था, लाता था, टूटे फूटे घर में नहीं। मेरा ये था कि भाई इनके लिए मैंने कुछ करना है, तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल की। अच्छा अली अकबर साहब, इतनी ज़्यादा आपकी माशाल्लाह से उम्र है, उसमें इतनी एनर्जी, हैरत है हमें कि आप किस तरह मैनेज करते हैं, और आप डेली जो है रूटीन आपका क्या होता है? वो वेरी गुड क्वेश्चन। वो ऐसे है कि आप टॉक्सिक लोगों से ना बचें, बुरे लोगों से बचें। नाइस मैसेज। और अपने अल्लाह की तरफ रजू हों और उससे मदद मांगें और मेहनत करते रहें। और टॉक्सिक लोगों से उनको अवॉइड करें, और बुरे लोगों से बचें और मेहनत करें बस। और अल्लाह आपकी मदद करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ना बुरे लोगों से बचने की, उनको अवॉइड करता हूँ, उनसे डिस्टेंस रहता हूँ। टॉक्सिक लोग जो होते हैं टॉक्सिक, उनसे बचते हैं। अच्छा, आपका जो अखबार सेल करने का स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है, आपका अपना है। अपना एक वाकया सुनाएं, मतलब अखबार फरोशी का कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपका यादगार। ओह डेफिनेटली, क्योंकि मैं किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी में अखबार बेचता था। ले मोंड फ्रांस की नंबर 1 अखबार थी ये, सबसे, जैसे हमारे पाकिस्तान में जंग होती किसी ज़माने, या पाकिस्तान टाइम। तो जो होते हैं ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ये पढ़ते थे ये अखबार रेगुलरली। तो मैं वो अखबार बेचता था, तो वहाँ से मेरे इनके साथ ताल्लुकात बन गए, क्योंकि मेरे से ये अखबार लिया करते थे वहाँ से। फिर इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप जब इंट्रैक्शन होती है लोगों से, आप जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो यू लर्न सो मेनी थिंग्स, यू लर्न सो मच फ्रॉम द पीपल, बट यू मस्ट कम्युनिकेट विद द पीपल, यू हैव टू बी सोशलाइज। अब सोशलाइज करते हैं तो आपको दूसरों से सीखने को मिलता है, गिव एंड टेक करना चाहिए आदमी, और दूसरों को अच्छा गाइड करें, क्योंकि तो कुरान में है ना कि आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह आपके लिए आपकी मदद करता है। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप इंस्पिरेशन हैं उन तमाम तर लोगों के लिए, उन यंग वंस के लिए जो ये सोचते हैं कि वो कुछ बड़ा करने का करते हैं, बट यू स्टार्ट स्मॉल एंड यू स्टार्ट मेकिंग इट बिग। या मेरे ख्याल में जो एक बात इनकी पूरी स्टोरी में है वो है कंसिस्टेंसी। ही नेवर लूज होप एंड दैट इज वेयर टू गो। आई थिंक मेरे ख्याल में इसके साथ इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब मुलाकात होगी कल। ख्याल 14 अगस्त की शानदार। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।